नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है डिसीजन क्लासेज में। चलिए हम फिर से जो पिछले लेक्चर में आपको हम बता रहे थे कि लेंस मेकर का फार्मूला आपको बताया गया था और उसके लिए कुछ कंडीशन, वो लेंस मेकर का फार्मूला जो है 1/v - 1/u इज इक्वल टू n21 - 1 1/r1 - 1/r2। ये आपको पिछले लेक्चर बताया गया था। कोई लेंस है, एक इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2 है, जो लेंस के जो दो ये पार्ट होते हैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r1 ये r2 है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, मीडियम का n1 है। ये लेंस मेकर का फार्मूला था। इसमें आपको बताया गया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अगर सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा, u की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इससे हमें क्या मिला था, जो 1/f डैश, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस था। n21 - 1 1/r1 - 1/r2। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या आया था हमारे पास, जो 1/f था वो क्या था, वो निगेटिव कर गया था, मतलब माइनस ऑफ n21 - 1 1/r1 - 1/r2। ये कुछ पिछले लेक्चर में इसकी चर्चा हुई थी। और क्या बताए थे हम कि ये जो फोकस डिस्टेंस है, ये f डैश, ये आपका ये किस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है आपका मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के मीडियम का वो, और लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 और r2। और ये कैसे डिपेंड करते थे, आपको बताया गया था कि जो ये जो फोकस है, जो f डैश है, अगर हम इसको अगर ये मान लेंगे कि एयर में है ये, तो इसको एयर करेंगे। और अगर हम अब किसी मीडियम में डालते हैं, जैसे किसी लिक्विड में, तो 1/f लिक्विड, ये क्या हो जाएगा। ये अगर मान लेते हैं एयर में है, ग्लास का, ये ग्लास का लेंस होता है तो NgA, और किसी लिक्विड में डाल रहे हैं तो NgL-1। ये क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बदलेंगे नहीं, ये दोनों वही रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हम निकालेंगे, कल आपको बताया जा चुका है लेकिन फिर भी मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। अब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि अगर जो लिक्विड है, अगर उस लिक्विड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अगर ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि अगर जैसे अब इसको थोड़ा और इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/f डैश एयर है, 1/f डैश लिक्विड है, ये हो जाएगा f डैश लिक्विड अपॉन f डैश एयर। ये क्या हो जाएगा, Ng, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो एयर का 1 होता है, -1 अपॉन NgL क्या होता है, Ng अपॉन NL - 1। यहाँ पे देखिए, अगर Ng अपॉन NL इसकी वैल्यू जो है 1 से ज्यादा हो, मतलब अगर ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर ज्यादा होगा, तब क्या होगा कि जो लेंस है, ये देखिए Ng अपॉन NL, ये अगर 1 से ज्यादा होगा तो इसका क्या मतलब हुआ, Ng अपॉन NL ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हुआ कि Ng ग्रेटर देन NL। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब लेंस जो है उसका जो रिफ्रैक्टिव, अब जो फोकस होगा f डैश क्या हो जाएगा, Ng - 1। ये तो निगेटिव नहीं होगा, मतलब ये उसी नेचर में रहेगा। इसका मतलब लेंस का नेचर नहीं चेंज होगा। और दूसरे कंडीशन में अगर हम देखें, अगर कह दें कि NL जो है, NL ग्रेटर देन Ng होगा, मतलब जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा Ng अपॉन NL लेस देन 1। ये एक से छोटा हो जाएगा Ng अपॉन NL, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि
अब जब इस लेंस को हम लिक्विड में डाल रहे हैं तो इसका जो है बिहेवियर ये चेंज हो जा रहा है, मतलब बिहेवियर उल्टा हो जा रहा है। मतलब यहाँ जो फोकल डिस्टेंस है ये एफ, ये नेगेटिव में आ जा रही है। तो देखिए जैसे अगर हम फोकल डिस्टेंस की बात करें, अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ये मान लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये है एफ, ठीक। तो अब क्या होगा, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का ही केस है, ठीक, ये है केस। तो अब जो फोकल डिस्टेंस आ रहा है वो एफ डैश लिक्विड माइनस में आ जा रहा है। तो माइनस किसके लिए आता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, वो आता है कॉन्केव लेंस के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ ये लेंस फोकल डिस्टेंस बदल जाएगी, अगर यहाँ है तो यहाँ मतलब पलट जाता है। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि लिक्विड में डालते हैं जब लेंस को, और उस लिक्विड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मटेरियल के जैसे कि ये बना है लेंस हमारा, तो क्या होगा कि जो ये लेंस है ये अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, बस यही चीज है। एक और केस है वो, तो अगर तीसरा केस क्या था, अगर एनएल जो है एनजी के बराबर हो जाए, ये एनएल और एनजी बराबर मतलब जिस लिक्विड में डाल रहे हैं उस लिक्विड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर हो जाए, तब क्या होगा, ये एनएल अपॉन एनजी ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये 1/0, 1/0 क्या होगा लिक्विड के लिए, 1/0 इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब हुआ कि जो लिक्विड में उस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है क्या, कोई प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ग्लास प्लेट की तरह सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब जो लेंस होगा वो लिक्विड में गायब हो जाएगा, ठीक, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। ये लेंस मेकर के फार्मूले से कैसे ये जो फोकल डिस्टेंस है वो कैसे डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ये तो हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बताते हैं इमेज फॉर्मेशन का रूल। इमेज फॉर्मेशन रूल बताते हैं इन केस ऑफ, दोनों केस में, कॉन्वेक्स लेंस के भी केस में, कॉनकेव लेंस के भी केस में। पहले हम कॉन्वेक्स को देखते हैं। जैसे कल हम इसको थोड़ा सा बता के बस छोड़ दिए थे, टाइम ओवर हो गया था, आज फिर से इसको बताते हैं ढंग से। मतलब ये कोई लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिक सेंटर O है, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F, ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस F डैश, ये 2 टाइम्स इसका इधर 2F, इसका ये 2 टाइम्स इधर 2F डैश, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या, अब जैसे कि लेंस है ये, ठीक, जैसे कि हमने मिरर के केस में किया था कि जब यहाँ से रे आएगी कहीं से, या पैरेलल आए या किसी पॉइंट से होके आए, जैसे भी रे आए, तो रे आएगी तो उसका कुछ बिहेवियर होता है। तो उसका बिहेवियर पहली बात तो फिक्स होता है, जैसे किसी एक कांस्टेंट एंगल पे आए या कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे इसके पैरेलल आ रही है या किसी F से जा रही है या 2F से जा रही है, तो इस केस में क्या होता है कि जो लाइट आ रही है उसका बिहेवियर फिक्स होता है। तो उस फिक्स लाइट के बिहेवियर को हमें पहले जानना होगा। उसके बाद यही जो लाइटें यहाँ से आ रही हैं अलग अलग पॉइंट से, इन पॉइंट से हमें लाइट को पता करना पड़ेगा। और किन्हीं दो, जैसे यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ऐसे कोई और लाइट इधर से आ रही है, तो किन्हीं दो लाइट जैसे रेज हैं, इन्हीं दो को रेज को मिलाएंगे तो आगे हमें इधर इमेज प्राप्त होगा, ठीक। तो यही इमेज फॉर्मेशन का रूल है। अब हम बताते हैं एक एक करके। पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट जो है रे, अगर मेन एक्सिस जो है, ये जो ऑप्टिक एक्सिस है हमारा, ये जो लाइन खींचे हैं इस एक्सिस के पैरेलल आती है, जैसे ये लाइट है ये पैरेलल आ रही है, क्या होगा, पैरेलल आती है तो क्या होगा, क्या होता है कि जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है ये इससे होके चली जाती है,
ये पहला रूल हो गया। ये तो कॉन्वेक्स के केस में हुआ। अब कॉनकेव के केस में देखते हैं। ये कॉनकेव लेंस है, ये तो बताया गया था आपको। इसका ये ऑप्टिक एक्सिस हो गया। ओ अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, अब इसमें जब ऐसे ही पैरेलल लाइट इसमें भी आएगी, रेज आएंगी, इसमें तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंट लेंस है, ये क्या करेगा, रेस को फैलाएगा। ये पॉइंट में इसको एक जगह इसको इकट्ठा कर रहा है, ये क्या करेगा, ये फैला देगा दूर दूर तक। ऐसे इस प्रकाश डालेंगे तो फैला देगा चारों तरफ, ये इसका काम ये है। ठीक, इसको ये एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब जहां ये इकट्ठा कर रहा है उसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इस केस में क्या होता है, इसको क्या, ये कहीं पॉइंट को इकट्ठा तो करेगा नहीं, लेकिन हम क्या देखते हैं, हमें एक इमेज दिखती है। अगर ये जो डाइवर्ज हो रही है रे, इसको अगर हम पीछे ले आते हैं डॉट लाइन से, ये देखिए ये पॉइंट है, ये जो एफ डैश है, इसके लिए ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। तो यही हो गया, जो पहला नियम ये हो गया कि अगर कोई रे मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो रिफ्रैक्शन के बाद मेन प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, या तो ये तो इस केस में हुआ कॉन्वेक्स लेंस के केस में, या तो जाती हुई प्रतीत होती है, ये हो गया कॉनकेव लेंस के केस में। ठीक, एक ये रूल हो गया पहला। दूसरा रूल क्या होगा, ये अब क्या हम बता रहे हैं, जिसे फिर बनाते हैं, ये एफ डैश। अभी और 2f और 2f डैश की बात नहीं हो रही है, केवल इतना। अब क्या देख रहे हैं कि जैसे अब जो रे आ रही है, अगर वो फोकस से होकर निकल रही है, यहां से अगर फोकस से होकर निकल रही है, तब क्या होगा, मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा नियम है, पैरेलल हो जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए, अब इसके केस में जो सेंटेंस बनेगा, पहले इसको भी बना देते हैं तब से। इसमें क्या होगा, ये एफ डैश था, ये एफ। ठीक, इसमें ये एफ है, इसमें ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये है, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब दूसरे के लिए क्या सेंटेंस बनेगा, अगर लाइट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के पश्चात मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पैरेलल होके निकल जा रही है। अब इसके केस में क्या होगा, अगर जो रे है हमारी, लाइट है, अगर वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, सीम टू बी, मतलब जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे जा नहीं रही है, प्रतीत हो रही है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के पश्चात ये मेन एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगा। ये दो नियम हो गए। ठीक, अब इसी में हम तीसरा नियम भी बता देते हैं, पहले वाले। तीसरा नियम देखिए क्या है, ये एफ डैश। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, क्योंकि हमने आपको जब ये टॉपिक का जब बिगिनिंग किया था, जब लेंस मेकर का फॉर्मूला बता रहे थे, तभी आपको बताया गया था कि हम जब भी अब जो भी बात करेंगे लेंस के लिए, वो थिन लेंस की ही बात करेंगे, थिक लेंस की बात नहीं करेंगे। थिक लेंस अगर आएगा तो उसकी जो मोटाई होगी उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, वो आगे जाके थोड़ा दिक्कत होता है कैलकुलेशन में, इसीलिए थिन लेंस की बात की जाएगी, मतलब थोड़ा आइडियल कंडीशन की, बहुत थिन लेंस जिसका जो टी मोटाई अगर इसकी वो निग्लिजिबल मानते हैं। तो अगर ये लेंस जो है आपका थिन लेंस है, तो क्या होगा कि जो ऑप्टिक सेंटर से होकर ले जाती है वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। ये देखिए, ये तीसरा नियम है, और ये नियम इस केस में भी वही लागू होगा। मतलब ऑप्टिक सेंटर से अगर रे जाएगी तो इसमें कोई
जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें भी। अब ये वाला जो तीसरा नियम है इसमें भी वही सेम लागू होगा, मतलब इसमें भी अगर कोई रे जो है ऑप्टिक सेंटर से होके जाएगी तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। ये तीसरा नियम है आपका, ये तीसरा नियम। ये तीनों नियम हो गए। अब कुछ कंडीशन बतानी पड़ेगी। कहाँ कोई वस्तु रखी है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी गई है, उसके हिसाब से इमेज कैसे बनता है। तो कुछ तो यहाँ से पता चल गया है आपको। जैसे फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये सब तो आपको पता चल गया है। 2-3 पॉइंट, कुछ पॉइंट बताना है बस। देखिए ये है लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये है 2f, ये 2f डैश, ठीक, ये हो गया। तो इतना तो हमें पता हो गया है ये तीनों रूल देख के। ये अगर जो है हमारा ऑब्जेक्ट f पे रखा है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, क्योंकि यहाँ से जो रे निकलेगी इनफाइनाइट पे चली जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट वो इनफाइनाइट पे रखा है, तो वो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, f डैश पे बनेगी, मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये दो नियम तो आपको पहले से ही वो जो नियम बने हैं इमेज फॉर्मेशन रूल के, उससे ही पता चल गया है। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई रख दें हम ऑब्जेक्ट 2f से पहले, ठीक, तब देखिए अब इसको कैसे इमेज बनेगी। इसके लिए यहां से कोई रे आई, मैंने एक्सिस पैरेलल, क्या होगा, f डैश से होके निकल जाएगी, ठीक। अब यहाँ फोकस से अगर कोई रे आ रही है, इसके यहाँ से लाइट डाल रहे हैं, तब क्या होगा, ये पैरेलल निकल जाएगी। ये देखिए अब यहाँ जो दो रे जो हैं ये दोनों आपस में जहां कट करेंगी वहीं पे इमेज बनती है। ये इस जो तीर बना है ये, इसकी इमेज यहां बन जाएगी, इमेज ये होगी। अब इमेज हम बना रहे हैं तो इमेज का जो है नेचर कैसा होगा, शेप, साइज एंड नेचर, ये तीनों बताना जरूरी है। जैसे अगर लेंस है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, इधर जैसे ऑब्जेक्ट है, तो अगर इमेज इधर ही बन जा रही है तब क्या होगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन जाएगी। तो इमेज जो है आपकी वर्चुअल इमेज होगी, और ये जो एक्सिस के ऊपर बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक। और अगर जो है ये जो अगर आपकी इमेज जो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बन रही है, मतलब जिधर लेंस है उसके दाहिनी ओर, तब क्या होगा, जो भी इमेज बनेगी वो इमेज जो है जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे छोटा, और ये देखिए उल्टा है ना, ये मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। और ये मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज थी, यहाँ पे एक्चुअल इमेज बनेगी। ये 3 कंडीशन है। तो ये इमेज के लिए तीनों कंडीशन आपको याद रखना होगा। एक तो ये हो गया जब 2f डिस्टेंस से दूर रखा हो तब कहाँ बनेगा। अब इसको रखते हैं 2f पे, ठीक, एक कंडीशन ये हो गया। अब यहां बनाते हैं ये f डैश, ये 2f, ये 2f डैश, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे रखा हो, ठीक, यहां पे ये रे आएगी ऐसे, ये f डैश से निकल जाएगी। अब क्या होगा, इस रे को यहां से हम गुजारते हैं ऑप्टिक सेंटर से, ये ऐसे कट जाएगी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम 2f पे अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो देखिए 2f डैश पे, इसके करस्पॉन्डिंग जो f के करस्पॉन्डिंग f डैश है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का 2 टाइम्स, सेकंड प्रिंसिपल फोकस का 2 टाइम्स। मतलब यहाँ पे इससे ये साफ हो जा रहा है। देखिए 2 इमेज बन गए हैं, उससे क्या साफ हो रहा है,
जैसे जैसे हम जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट से जैसे जैसे ये लेंस की तरफ ले आते हैं, तो देखिए पहले जब इनफाइनाइट पे रखते हैं तो फोकस भी बनता है, थोड़ा सा और पास ले आते हैं इनफाइनाइट और 2f के बीच अगर रखते हैं, इनफाइनाइट और 2f के बीच, तब कहाँ बनता है f डैश और 2f डैश के बीच, यहाँ बनता है। मतलब पहले फोकस बना फिर यहाँ सरका, अब और जब 2f पे रखते हैं तो 2f डैश भी बनता है। अगर आप यहाँ रखेंगे मतलब 2f और f के बीच, तो इमेज थोड़ा सा और खिसक जाएगी। हालांकि यहाँ पे हमें यह समझ में आ गया है। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी अगर 2f और f के बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो इमेज हमेशा 2f डैश के बाहर। ऐसे आप सोचिए, जब भी सोचिए तो शुरू से मतलब जब इनफाइनाइट पर रखेंगे तो f डैश बनेगी, फिर जब इनफाइनाइट और 2f के बीच रखेंगे f डैश और 2f डैश के बीच बनेगी, फिर और पास आएंगे जब 2f पर रखेंगे तो 2f डैश पे बनेगी। अब 2f और f के बीच रखेंगे तो और दूर चली जाएगी, वो 2f डैश के बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये हो गया। तो ऐसे इमेज बनेगी और इसके बाद हम बता दे रहे हैं, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब यहाँ रखेंगे, इसको मिटा के हम समझा दे रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, ये इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे रखेंगे क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो इमेज यहाँ मतलब ये रे आएगी पैरेलल, तो फोकस से हो जाएगी। ये दूसरी इमेज अगर ऑप्टिक सेंटर से आएगी ये बाहर निकल जाएगी, मतलब ये 2f डैश और इनफाइनाइट के बीच बनेगा। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे खिसकाते जाएंगे, इमेज दूर भागता जाएगा। एक स्पेशल केस है इसके लिए कि अगर जैसे अगर हम इसको, ये f है ये 2f, इसको मिटा देते हैं। एक केस स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर जो हमारी ऑब्जेक्ट है अगर ऑब्जेक्ट f और ऑप्टिक सेंटर इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तब क्या होगा, मेन एक्सिस के पैरेलल जो आएगी वो फोकस से निकल जाएगी, ये जो ऑप्टिक सेंटर से होकर रह जाएगी ये सीधी निकल जाएगी। ये आपको पैरेलल लग रहा है, ये पैरेलल होंगे नहीं रे, लेकिन जब यहाँ पे देखिए ये दोनों रे जो हैं एक दूसरे से दूर भागते हुए दिख रहे हैं, पैरेलल नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा इस कंडीशन में, अगर हम ये इसको अगर पीछे बढ़ाएं, ये वाली रे और ये वाली रे को, तो देखेंगे कि अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में, तो इमेज जो बन रहा है वो उसी साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इस साइड में इमेज बनेगा, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। हमें पोजीशन करेक्ट नहीं याद है, लेकिन इसी साइड में बनेगा। कहाँ बनेगा ये तो आप देख सकते हैं, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा इस कंडीशन में। ठीक, ये हो गया, ये आखिरी कंडीशन है। ठीक, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए केस हो गए। अब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस में ये होगा, ये फोकस f डैश है, ये इसके लिए क्या उल्टा होता है, मतलब जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है ये f है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस f डैश है। तो इस केस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस के केस में, इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, कहीं भी
इनफाइनाइट से लेके एफ डैश तक में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज हमेशा एफ डैश और ऑप्टिक सेंटर इसके बीच में ही बनती है इमेज। कहीं भी आप रखेंगे और ऑब्जेक्ट को चाहे इनफाइनाइट पे रखिए, चाहे 2f पे, चाहे एफ डैश और 2f डैश पे, कहीं भी रखिए, आपको हमेशा इमेज एफ डैश और रो के बीच में। जैसे कि अगर इनफाइनाइट पे जैसे मान लेते हैं रखिए ऑब्जेक्ट, ये है इनफाइनाइट से जाती है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। मतलब देखिए अब इसमें एक्चुअल इमेज तो बनेगा नहीं, तो वहां से रे होके वास्तव में नहीं जाएगी, रे वहां से जाती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल इमेज कहीं नहीं बनेगा इस केस में, क्योंकि हमेशा हम आपको बताए हैं एफ डैश और रो के बीच में बन रहा है। इसका मतलब इधर ऑब्जेक्ट है उधर बन रहा है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर इमेज बनती है तो इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी, ऑल केसेस में इरेक्ट इमेज बनेगी। ये हो गया, ये केस हो गया। अगर हम अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें, ये एफ डैश है, ये ओ, अगर ये दूसरा कंडीशन अगर हम लें तो दूसरे कंडीशन में देखिए क्या है। दूसरे कंडीशन अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ठीक, देखिए ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं एफ मतलब इनफाइनाइट और एफ डैश के बीच में, एफ डैश से पहले नहीं, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ले आएगी, ऐसे निकल जाएगी, तो इसका मतलब फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आपको बताया गया है कि कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, फोकस और चाहे या फोकस इधर भी हो, अगर मतलब पहली बात तो हम माने अगर इनफाइनाइट से फोकल डिस्टेंस ये एफ डैश है, इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे एफ डैश और रो, इसी के बीच में आपकी इमेज बनेगी। यहाँ पे देखिए हम इसको ये ले रहे हैं केस, और ये वाली रे ऐसे आ रही है, ठीक, ये रे देखिए और ये रे एक दूसरे को यहाँ काट रही है, तो ये आपका इमेज, ये इमेज इसमें हमेशा इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता, इरेक्ट इमेज बनता है, मतलब उल्टा इमेज नहीं बनेगा इस केस में कभी भी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे रखी है तो इमेज भी देखिए एकदम ऐसे बन रही है, ये और ये इमेज। अगर इसको हम आई ओ डैश है ये, तो ये आई और आई डैश है, ये हो गया। अब एक केस और ले लेते हैं हम कि अगर फोकल डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या होगा, वो तो ठीक है, वो केस स्पेशल केस है। चलिए ये दो केस हो गए, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इन लेंस, पहले बात की गई थी मैग्निफिकेशन, वो तो मिरर की केस में। ये मैग्निफिकेशन इन लेंस। तो अगर हम माने जैसे कोई इमेज बनती है, क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई इमेज है, ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, एक तीर जैसे बना दिए हैं पतला सा, ये ऑब्जेक्ट है और कहीं इमेज ये बन रही है, ठीक। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में ये देखिए, अगर हम जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे एक मतलब इसकी विड्थ जो है निग्लेजिबल विड्थ है, बहुत कम विड्थ है, ये जो लंबाई है ऐसे यहाँ लंबाई बना दी है। अगर कुछ विड्थ हो जाए ऑब्जेक्ट की, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा गया है, तब क्या होगा, तब कुछ अलग टाइप का बनेगा, मतलब इमेज कुछ अलग बनेगी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम केवल बिना किसी विड्थ के हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमारे बिना किसी विड्थ की इमेज भी बनेगी ऐसे।
अगर कुछ विड्थ होगा ऑब्जेक्ट का तो रे अलग अलग पॉइंट से आएंगी, तो अलग तो इमेज भी बनेगा कुछ ऐसे विड्थ का। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो लेंस के केस में अगर हम माने, मतलब लेंस का केस नहीं, हम मान के चल रहे हैं ये लेंस का केस है, तो चलिए ठीक है यही कह देते हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक टाइप होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये जो केस है, मतलब एक ऐसे कोई भी इसकी विड्थ ना हो ऐसा ऑब्जेक्ट लें तो इसकी इमेज बनती है। ये केस आपका है, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का केस है। और ये जो दूसरा केस बनाया था कि कुछ विड्थ हो उसकी, ऑब्जेक्ट रख दिए हैं कोई और इससे इमेज बन रहा है, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लें यहां से यहां तक ओ है, इमेज की मान लेते हैं आई है, तो क्या होगा आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। मतलब जो यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी है, इमेज की जो दूरी है वो इमेज की दूरी अपॉन ऑब्जेक्ट की दूरी, ये होता है। ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब पहला अगर हम केस ट्रांसवर्स केस लें तो देखिए क्या होगा। ये तो हो गया, ये तो बेसिक डिफिनीशन है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात, अब चलिए इक्वेशन जो होता है फोकल डिस्टेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v और u में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ऐसे इसको बनाते हैं, u है ये v u और f। अब क्या करते हैं हम, अगर हम इस इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, v से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, यहाँ v मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, 1 माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। ये एक दूसरे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक, ये v अपॉन u क्या है, m है, इसको m लिखते हैं मैग्निफिकेशन m। या अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें तो mt इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन mt। ठीक, ये क्या है, ये mt के बराबर है, mt। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा mt इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। ये एक फार्मूला हो गया। मतलब अगर आपको पोजीशन ऑफ द इमेज पता है और फोकल लेंथ की पता है तो आप डायरेक्ट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन f माइनस वी अपॉन f से निकाल सकते हैं। एक और केस अगर हम फिर इसी की तरह लें, जैसे इसमें क्या हुआ है, इसमें 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इसमें क्या किया है, इसमें v से डिवाइड किया है, इसमें u से डिवाइड कर दें तो क्या होगा u अपॉन v माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक, ये क्या हो जाएगा u अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1। u अपॉन v अभी लेके चल रहे हैं तो इसमें ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा u अपॉन v इज इक्वल टू 1 प्लस f अपॉन f। अब इसको पलट दें, v अपॉन u कर दें, तो ये देखिए, ये अब आगे इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या होगा v अपॉन u है। अब u अपॉन v को हम v अपॉन u करेंगे तो v अपॉन u क्या हो जाएगा f अपॉन 1 प्लस f।
ये हो जाएगा। ये देखिए इसको पलट दिए हैं, तो यहाँ पे ये भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है MT। ठीक, ये एक और केस हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। एक वो केस है f-v/f। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आपको कुछ न पता हो, केवल कोई लेंस है उसकी केवल फोकल लेंथ पता हो, तो आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बता सकते हैं केवल एक केस में, एक कंडीशन में। ठीक, ये होता है ट्रांसवर्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट की लेंथ, इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ इक्वल टू v/v। ये पहले से आपको फार्मूला पता था। अब ये सब चीजें जो लेंस का इक्वेशन था 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, इससे ये आया, v से दोनों तरफ डिवाइड किए हैं, मतलब मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये वाला एक वो फार्मूला निकल गया, एक ये फार्मूला निकल गया। ठीक, अब क्या होगा, अब चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये केस हमारा डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन की। लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम लेटरल भी कह सकते हैं। इसको पहले मिटाते हैं हम, ये चीजें साफ कर दें। देखिए गलतियां जो है सबसे होती है, कोई भी अगर इंसान हो वो गलती कर सकता है, तो हम भी जो लिखते हैं इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। जैसे मुझसे सबसे ज्यादा गलती होती है इक्वेशन कहीं और लिख देते हैं, फर्स्ट का 2 में अगर डिवाइड करना हो तो 2 का फर्स्ट में कर देते हैं, यही गलती हो जाती है मुझसे। तो जो भी पिछले लेक्चर में कहीं अगर कमी हो, अगर आपको समझ में तो आ जाएगा, समझा तो बढ़िया से रहे हैं, कहीं 1 और 2 ऐसे इक्वेशन में कहीं अगर गलती हो उसको सही कर लीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल को, इसको लेटरल भी कहते हैं, लेटरल, ये लेटरल मैग्निफिकेशन है। ठीक, ये क्या, इस केस को हम पहले आपको समझा चुके हैं। जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, M। इसमें क्या होगा, अगर हम माने, अगर ये लेंस है हमारा, मानते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक रखा है और इमेज ऐसे ऐसे बन रहा है कुछ, यहां पे देखिए। अब लेंस, इसमें क्या होगा, इसमें हाइट की बात नहीं की जाएगी। इस केस में जो ये लेटरल मैग्निफिकेशन है, इस केस में आप इमेज की हाइट की बात नहीं करेंगे, इमेज के आप केवल विड्थ की बात करेंगे। अगर हम मान लें कि जो इमेज बना है ये, इसकी विड्थ है dx2, ये विड्थ क्या है dx1, m क्या हो जाएगा dx2 अपॉन dx1, और ये जो है dx2 अपॉन dx1, ये v अपॉन u का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं v अपॉन क्या होता है m स्क्वायर, ये होता है। अब बताते हैं ये कैसे आता है। चलिए, आपको ये पता ही है कि 1/v - 1/u। हाँ, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इसको लिख सकते हैं हम dv/du, ये भी लिख सकते हैं। देखिए अभी कैसे होगा, 1/f है। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं v और u को। अब मान लेते हैं कि जैसे फोकल डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारे पास, तो लेंस का जो फोकल डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि फोकल डिस्टेंस आमतौर पे कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि वो कैसे बदलेगा, उसको बदलने के लिए वो जो आपको बताया गया था कि लेंस मेकर का फॉर्मूला, जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलना पड़ेगा या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलना पड़ेगा। यहाँ पे ये कोई भी चीजें नहीं हो रही हैं, तो पोजीशन ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये बदल सकता है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये करेंगे तो 1/v - 1/v² dv। ठीक, 1/u क्या है, -1/u² होगा इसका, प्लस 1/u² du इज इक्वल टू 0। यहां से अब हम dv/du निकालना है हमें, u को इधर भेज देंगे, ये वाला टर्म, ये एम्प्लाइज क्या करेगा, dv/du
वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब डी वी अपॉन डी यू निकालना है हमें, ये डी यू इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये हो गया, ये यही चीज इसको जो हम डायरेक्ट लिखे थे उसको हम प्रूफ भी कर दी है। ये कैसे ये होगा, मतलब यहाँ पे देखिए dv क्या है, dv का मतलब ये है जैसे dx, dv क्या है ये dx2 है, मतलब इमेज के जैसे कोई इमेज बन रही है, मान लेते हैं ये इमेज है पूरी, वहां से कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बन रही है, तो dx2 जैसे निकालना है। अगर मान लेते हैं ये पोजीशन x2 थी, ये पोजीशन x1 है, dx2 क्या होगा x2 माइनस x1, dx2 डैश इसको कह देते हैं x2 डैश माइनस x1 डैश, इसको dx1 या कुछ भी अपने सुविधा के अनुसार, अपने से हम माने हैं सबको अपने से, मतलब ये dv का मतलब ये हुआ कि मतलब v2, अगर हम ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर हम मान लें कि ये दो पॉइंट से मतलब दो लाइन से बना, एक ये लाइन हो गई एक ले, तो ये दोनों लाइन की इमेज अलग अलग बनेगी, तो इसीलिए ये जो du है, अगर ये मान लें ये u1 पॉइंट है, ये u2 पॉइंट है, तो u2 माइनस u1 ये हो गया du1, यहाँ पे v1 पॉइंट है, v2 है, तो v2 माइनस v1 dv हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका dv अपॉन du। ये क्या है आपका, ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है m उसका स्क्वायर है, तो ये दोनों में आपको एक रिलेशन मिल गया कि जो mt है लॉन्गिट्यूडनल, ml है जो वो mt का स्क्वायर होता है। ये कभी क्वेश्चन में आ गया, जैसे दे दिया गया है कि अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पहले क्वेश्चन बहुत इजी आते थे कि यहाँ पे केवल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात आती थी, अब लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आते हैं। तो अब क्वेश्चन में अगर दे देगा कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी विड्थ इतनी है और इमेज यहाँ बन रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम इमेज बनाते थे एक मतलब एक पॉइंट के केस में, या एक जैसे सीधे कोई ये लाइन थी, इस लाइन की इमेज बनाते थे, तो ऐसे इसमें भी क्या करना है आपको, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको मान लेते हैं एक ये इसका पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट का इमेज अलग अलग बनाएंगे जिससे ऑब्जेक्ट बना है। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट का अलग अलग बनाएंगे। जैसे इस पॉइंट का जो है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट का इमेज कहीं बनेगा और इस पॉइंट का इमेज बनेगा, तो इस पॉइंट का क्योंकि दूर बनेगा, तो इन दोनों पॉइंट का अगर ये देखिए, जैसे इसका कहीं इमेज बना, इसका कहीं इमेज बना, फिर इन दोनों को मिला देंगे तो यही इसका इमेज बन के तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो अलग अलग यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट इनिशियल से ले लेंगे, एक पॉइंट फाइनल से ले लेंगे। अब जो आपका यहाँ पे इमेज बनेगा इन दोनों के इनिशियल और फाइनल के बीच में ही बनेगा। ठीक, ये हो गया, ये हो गया लीनियर एंड मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों मैग्निफिकेशन हो गए लेंस के केस में। अब हम बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है, देखिए प्रिज्म सबसे पहले हम बना के आपको समझाते हैं। देखिए ऐसे कोई टुकड़ा लेते हैं कोई कांच का जैसे, तो ये हो गया प्रिज्म, जिसके अंदर का मीडियम जैसे ये कांच ही होता है, अंदर भी एयर नहीं होता है। तो प्रिज्म को क्या कर सकते हैं, प्रिज्म जो है किसी दो, जैसे किन्हीं दो फेस है, ये दो फेस को अगर हम इंक्लाइन करते हैं किन्हीं दो फेस को, तो क्या होगा, उन जो दो फेस हैं उन फेस के बीच में अगर कोई होमोजीनियस मीडियम होगा, तो होमोजीनियस मीडियम जो अंदर बन रहा है, तो ये जो हमारा जो व्यवस्था है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को ही हम प्रिज्म कहते हैं। देखिए ये, लेकिन इसका अगर हम 3D स्ट्रक्चर बनाए तो 3D स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब ये ऐसे होता है, ये जो नीचे होता है ये रफ सरफेस होता है कुछ ऐसे, मतलब आगे से भी ऐसे होता है, पीछे भी ऐसे, किधर भी आप इसको रख सकते हैं। ये वाला ऐसे बनता है,
ये वाला आपका ये भाग जो है इसी पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, फिर इमर्जेंट होती है। तो ठीक है, अब क्या होगा, चलिए अब कुछ इसके रूल के बारे में बात करते हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म आप लोग देखे ही होंगे, 12th के स्टूडेंट हैं। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म में अगर हम लाइट डालते हैं व्हाइट लाइट, तो क्या करता है, अगर व्हाइट लाइट इधर से डालते हैं, ये प्रिज्म हो गया, व्हाइट लाइट यहां से डालेंगे तो क्या करेगा, ये 7 रंगों में इसको बांट देता है, जिसको विबग्योर कहते हैं। तो 7 कलर बनते हैं। तो इस व्हाइट लाइट को ये क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। मतलब एक लाइट यहां से डालेंगे, लेकिन ये प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म का बिहेवियर ऐसा है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि जो हमारा जो वायलेट कलर होता है, उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, जो रेड कलर होता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, सबसे कम होता है ये जो कलर होता है। तो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये प्रिज्म जो है डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसीलिए ये प्रिज्म ऐसा बिहेव करता है कि हर एक कलर के लिए अलग अलग इमेज बनाता है। यहाँ से लाइट तो एक आ रही है, लेकिन यहाँ पे 7 कलर हमें दिखते हैं। यहाँ पे अगर कोई पर्दा लगाएंगे तो एक मान लेते हैं, ये एक पट्टी है, 1 2 3 5 6, एक और आता है 7। ये आपका बनेगा यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये विबग्योर। ठीक, अब इसके थोड़ा हम कुछ टर्म को समझते हैं। मतलब क्या ये जो लाइट आती है, ये जा रही है, इसको हम कहते क्या है, पहले ये आपको बताते हैं। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इसका यूज होगा आगे। प्रिज्म जब भी हमारे, अगर हम किसी से भी बात करेंगे प्रिज्म की, प्रिज्म अगर कहेंगे तो उसके मन में तुरंत आ जाता है कि हाँ 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिससे लाइट वो प्रिज्म होता है। इसीलिए इसको पहले आपको समझाया गया है। ठीक, अब देखिए ये प्रिज्म हो गया आपका। इसका ये जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये जो शीर्ष में सबसे ऊपर जो एंगल होता है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। यही एंगल, इसका मतलब ये कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं है कि ये एंगल सब बराबर होंगे। ये एंगल एक स्पेसिफिक एंगल होता है एक। तो ठीक, जैसे यहां से कोई लाइट आई, ऐसे हुई और ऐसे निकली, तो ये जो रे आ रही है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे, इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। इमर्जेंट रे, यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग रे हो गई हैं, क्योंकि मीडियम ये है, प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर भी तो लाइट ट्रेवल करती है, ये जो लाइट ट्रेवल अंदर कर रही है इसको रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से जो फिर से निकल के आ गई इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम प्रिज्म के बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे प्रिज्म का कुछ बिहेवियर होता है, जैसे बता रहे हैं आपको फिर से, ये और अच्छे से बनाएंगे इसको। ये प्रिज्म है आपका, ठीक, यहां से कोई रे आ रही। सबसे पहले हम यहां से कोई पॉइंट है, मान लेते हैं प्रिज्म है एक्स, वाई एंड जेड, तीनों, ये तीनों जो इसके पॉइंट्स हैं, इसको हमने नाम दे दिया है कोने हैं। जो यहाँ पे से कोई रे आ रही है और ऐसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ जा रही है। यहाँ पे देखिए ये जो सरफेस है, हम जब भी हम रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो सरफेस पे एक नॉर्मल जरूर खींचना पड़ता है, क्योंकि उसी नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है। ये देखिए इस सरफेस से एक नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल है एंगल का। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, मतलब विचलन,
और मतलब जैसे मिरर के केस में हो गया, हर एक केस में डेविएशन होता है। आपको डेविएशन उस केस में बताया नहीं क्योंकि कोई रिलेवेंट नहीं था उसमें। यहाँ पे डेविएशन आपका बहुत रिलेवेंट है, यहाँ पे जानना जरूरी है क्या डेविएशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से रे आ रही है, यहाँ से रे आई, इतना मुड़ी पहले, तो यहाँ पे कुछ डेविएशन हुआ, मान लेते हैं इसको डेल्टा 1, ठीक। अब फिर यहाँ से रे, यहाँ से इतना मुड़ गई, इतने में यहाँ से यहाँ तक आने में ये मानते हैं m, इसको मानते हैं n, m से n तक आने में जो इस रे को डेल्टा 1 डेविएशन इसको फेज कर, इसलिए डेल्टा 1 डेविएशन इसको डेविएशन हो गई, ये डेविएट हो गई इतना डेल्टा 1। अब फिर से क्या होता है, अब यहां से रे आ रही है, अब ये फिर से डेविएट कर गई, अब यहाँ पे हो गई, तो यहां से फिर डेविएट हो गई, तो इसको ऐसे से बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये जो डेविएशन है डेल्टा, ये आपका ये डेल्टा 2 डेविएशन है, क्योंकि ये रे और इस रे के बीच बना डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 ये डेल्टा 2। इसको हम यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा समझाने के लिए। ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, उस इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं प्रिज्म का डेविएशन। मतलब अपने जो ओरिजिनल पाथ है उस पाथ से ये कितना मुड़ जा रही है। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा डेविएशन हो गया, यहाँ से आ रही थी लेकिन ऐसे मुड़ गई, तो इसको आगे बढ़ाइए और जो फाइनल रे है इमर्जेंट इसको पीछे बढ़ाएं। यहाँ पे देखिए ये जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा होता है ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर होता है। ये मतलब आपको ये बताया जा चुका है कि जो बाह्य कोण होता है किसी त्रिभुज का, ये वाला जो एंगल है ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर होगा, ठीक। ये बात हो गई। अब हम प्रिज्म का अगर आई और डेल्टा, ये इंसिडेंट एंगल आई है, ठीक, ये आर है, I1 इसको लिखते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये I2 है, या कुछ भी ऐसे लिखते हैं, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम I और डेल्टा कर्व खींचे इसके लिए ग्राफ, इधर मान लें अगर डेल्टा, इधर मान लेते हैं हम I, ठीक। इसका ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हम लिखे हैं आई मिनिमम, इसका मतलब ये हुआ कि एक केस में ऐसे होता है डेविएशन, मतलब ये डेविएशन का केस एक ऐसा होता है, या तो एक इंसिडेंट एंगल का केस ऐसा होता है कि जिससे कम हम एंगल ऑफ इंसिडेंट ले ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को कम करते जाए तो क्या होगा कि लाइट अगर ऐसे आ रही है इस साइड से, ये और कम हो गया और कम हो गया, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो ये आई मिनिमम है उससे कम अगर करेंगे, उससे कम करेंगे तो क्या होगा, लाइट जो है यहाँ पे ट्रांसमिट होने, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के, इस रिफ्रैक्शन होने के बजाय ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट इस सरफेस से प्रिज्म के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसीलिए ये आई मिनिमम। यहाँ पे देखिए डेल्टा मिनिमम, अगर हम अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाएं धीरे धीरे, यहाँ पे देखिए डेल्टा मिनिमम, तो एक बार अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा, एक बार पहले तो डेल्टा घटता जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो डेल्टा घटता जाएगा, मतलब ये एंगल ऐसे होगा तो ये थोड़ा ऐसे, मतलब ये फाइनल, ये इनिशियल जो रे है और ये फाइनल है, इसके बीच का जो एंगल है डेल्टा, पहली बात तो ये घटता जाएगा, लेकिन कितना घटेगा, ऐसे नहीं कि ये इसको बढ़ाते जाए तो घटता चला जाएगा, लीनियर रिलेशन हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं बात है। ये बात ये है कि यहाँ पे देखिए ये घट रहा है, डेल्टा घट रहा है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट तक घट रहा है, ये डेल्टा मिनिमम है, इसके बाद ये फिर से बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन है वो ऐसे लगातार नहीं घटता है,
एक पॉइंट के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट जो है डेल्टा मिनिमम या तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इस पॉइंट को कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसको ये हो तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम एक फार्मूला प्रूव कराने वाले हैं। रुक जाइए थोड़ा, देखते हैं टाइम कितना बचा है। ठीक है, अब समय का अभाव है। अब कल आपको इसके लिए जो मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला होता है, जो n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये आपको कल फार्मूला प्रूव कराया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रूफ कराना ये मतलब प्रूफ को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फार्मूला कैसे प्रूफ होगा इसको समझना है, और ये फार्मूले को कैसे यूज करना है। ये जो n है वो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर से जो बात रोज कहते हैं वही बात आज भी कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।